नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सामान्य अध्ययन से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी में लाते हैं आपके लिए, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके तैयार की गई है और इसको बनाने के पूर्व बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को भी देखा जाता है। इस प्रश्नोत्तरी में हम लगातार आपके सुझावों को मानते हुए बदलाव भी कर रहे हैं और इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा शामिल भी कर रहे हैं और प्रश्नों की संख्या भी पहले से ज्यादा है। और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां जहां भी आपसे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा वहां पर हमारी यह श्रृंखला निर्णायक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि यहां पर हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करते हैं। सही उत्तर बताने के बाद जो विकल्प बचे वाले होते हैं उन पर भी हम ज्यादा से ज्यादा चीजें देने का प्रयास करते हैं। और आप देख भी रहे होंगे आगामी यूपी लेखपाल, यूपी टेट, यूपी एसएससी, एसएससी जीडी, यूपी पीएससी और यूपीपी सहित तमाम ऐसी बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं जिनका हमें और आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है। और आपके ऑफिशियल सिलेबस में सामान्य अध्ययन अगर है तो वहां पर हमारी यह श्रृंखला निर्णायक सिद्ध होने वाली है। और बिना देरी किए आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। रोज की भांति आज भी हमारा जो पहला प्रश्न है भारत की राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सामने है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है। चार विकल्प यहां पर हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कार्मिक मंत्रालय और संसद। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कार्मिक मंत्रालय और संसद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, संसद। संसद जो है वह संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में विस्तार कर सकती है, उसकी संरचना में बदलाव कर सकती है और किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार भारत की संसद को है। अब यहां पर हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, सेवा आयोग यह एक संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग जो है यह यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका वर्णन संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे कि इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक, 315 से अनुच्छेद 323 तक, अनुच्छेद 323 तक में उल्लेख किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कैसा निकाय है, तो संरचना की दृष्टि से यह एक बहुसदस्यीय निकाय है और इसके सदस्यों और अध्यक्ष की आयु, सदस्यों और अध्यक्ष जो यूपीएससी के अध्यक्ष होंगे इनकी आयु संबंधी प्रावधान क्या किए गए, इनका कार्यकाल क्या रहेगा, कितने वर्ष का रहेगा, तो या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु ये इनका कार्यकाल है। इसमें जो भी पहले हो चाहे 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या जो भी नियुक्त किया गया व्यक्ति है जो इसके प्राधिकार को ग्रहण करता है या उसकी आयु 65 वर्ष तक हो जाए। यह भी याद रखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र देकर के यह अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी पद त्याग कर सकते हैं। तो भाग आपको याद रखना है 14, अनुच्छेद याद रखना 315 से 323 तक। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 315 में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, किसके द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। चार विकल्प यहां पर है, रिपन, करजन, कॉर्नवालिस और डलहौजी। रिपन, करजन, कॉर्नवालिस और डलहौजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त, इसको एक नाम दिया गया था जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था एक नाम इसका यह है और दूसरा नाम इसका है इस्तमरारी व्यवस्था। ठीक है, इस्तमरारी व्यवस्था यह भी याद रखना है। और करजन के द्वारा इसे 1793 ईस्वी में, सन भी याद रखिएगा, 1793 ईस्वी में, सॉरी कॉर्नवालिस के द्वारा, करजन के द्वारा नहीं, कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में इसे लागू किया गया था, इसे लागू किया गया था और इसमें किसानों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका प्रभाव क्षेत्र क्या था, कहां पर कॉर्नवालिस के द्वारा इसे लागू किया गया था, तो 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, याद रखिएगा, बंगाल,
बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जिसे हम पूर्व में उड़ीसा के नाम से जानते थे, इसका वर्तमान नाम उड़ीसा है। तो ये इसका प्रभाव क्षेत्र है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुई थी, इसके जनक कौन है, इसके शिल्पी कौन, इसके वास्तुकार कौन है, तो इसके वास्तुकार है सर जॉन शोर। सर जॉन जो शोर है वह इसके वास्तुकार हैं, ठीक है, वास्तुकार या इसके जनक आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सर जॉन शोर। अब हम बात करते हैं बच्चे वाले विकल्पों पर। पहले विकल्प में दिए रिपन, तो रिपन के शासन काल में 1881 ईस्वी में भारत में पहला कारखाना अधिनियम आया था। पहला कारखाना अधिनियम, याद रखिएगा, पहला कारखाना अधिनियम किस वायसराय के शासन काल में आता है, तो वह वायसराय रिपन होते हैं। और रिपन को भारत में स्थानीय शहरी स्वशासन का जनक भी बताया जाता है। और रिपन के समय 1881 में भारत में पहली बार प्रथम दशकीय और नियमित जनगणना भी हुई थी इन्हीं के शासनकाल में। जनगणना, प्रथम दशकीय और नियमित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में होती है, रिपन के शासनकाल में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में होती, तो आपको नाम याद रखना है मेयो, वायसराय का नाम मेयो। सन आपको याद रखना 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना होती है। 1881 ईस्वी में वायसराय रिपन के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम आता है। और प्रथम दशकीय नियमित जनगणना की परंपरा वायसराय रिपन के शासनकाल में 1881 में ही प्रारंभ हुई, यह भी आपको याद रखना है। और भारत में इस शहरी स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है, तब भी आपका जवाब वायसराय रिपन होगा। दूसरे विकल्प यहां पर दिए हुए करजन के समय वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था, तो आपका नाम याद रखना है करजन। अगला विकल्प यहां पर दिया है डलहौजी के समय रेल, डाक और तार व्यवस्था को स्थापित किया गया, इसका विस्तार किया गया। याद रखिएगा, रेल, डाक, तार व्यवस्था किसके शासनकाल की प्रमुख विशेषता है, तो डलहौजी। और डलहौजी के समय हड़प नीति प्रारंभ की गई थी या विलय नीति, हड़प नीति या इनकी विलय नीति, ठीक है, याद रखिएगा, विलय नीति के प्रतिपादक कौन थे, तो आपको जवाब देना है डलहौजी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। म्यांमार भारत का एक पड़ोसी राष्ट्र है और जिसे हम पूर्व में बर्मा के नाम से जानते थे। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और बर्मा कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग करने की बात कही गई और ठीक 2 वर्ष बाद अर्थात वर्ष 1935 की हम बात करेंगे, तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 में बर्मा को भारत से अलग करने की बात कही गई। और वर्ष 1937 ईस्वी में भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया, याद रखिएगा। तब इसका नाम बर्मा था और इसकी राजधानी को रंगून कहा जाता था। वर्तमान में इसका नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी को न्यापेती के नाम से जाना जाता है। तो भारत का पड़ोसी राष्ट्र है और इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम म्यांमार को स्पर्श करती है, आपको बताना। 4 विकल्प यहां पर आपके सामने है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य जिसकी राजधानी ईटानगर है। और अगर हम जनगणना 2011 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अगर पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश से 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का इसका आंकड़ा रहा है, जो कि पूर्व की परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और 520 किलोमीटर की सीमा इसकी म्यांमार के साथ लगती। कितनी लगती, तो आपको जवाब देना है 520 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत और म्यांमार के बीच में स्पर्श करती। राज्य कौन सा है, तो राज्य आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। अगला राज्य यहां पर दिया है मणिपुर। तो मणिपुर के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है म्यांमार, जैसा कि प्रश्न आपसे पूछा भी गया है। तो मणिपुर के साथ 398 किलोमीटर की सीमा लगती है, याद रखिएगा। मणिपुर के साथ म्यांमार की 398 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगला राज्य जो पूर्वोत्तर भारत का है नागालैंड। नागालैंड पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख राज्य और यहाँ की राजधानी कोहिमा है। तो नागालैंड की सीमा लगती है 215 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा 215 किलोमीटर। अगला राज्य हमारा है पूर्वोत्तर भारत का मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजोल। मिजोरम और
म्यांमार के मध्य 510 किलोमीटर की सीमा लगती, याद रखिएगा 510 किलोमीटर। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और म्यांमार के बीच में कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, ऐसे कितने भारतीय राज्य हैं, तो आपका जवाब होगा 4, और चारों राज्य पूर्वोत्तर भारत में है। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर है। मणिपुर, इसकी राजधानी इम्फाल है। नागालैंड, इसकी राजधानी कोहिमा है। और मिजोरम, इसकी राजधानी आइजोल है। तो सबसे कम सीमा किस भारतीय राज्य की म्यांमार के साथ लगती है, तो आपका जवाब होगा नागालैंड, 215 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किसकी सीमा लगती है, तो 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश। यदि इसको कम से ज्यादा और ज्यादा से कम की तरफ लगाने का अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है आरोही अवरोही क्रम में, तब भी आप हमारी इस व्याख्या से सही उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, धान की उत्पत्ति कहां हुई थी, यूरोप में, दक्षिण पूर्व एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या अफ्रीका में। धान की उत्पत्ति कहां हुई थी, यूरोप में, दक्षिण पूर्व एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दक्षिण पूर्व एशिया को धान का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया को धान का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और धान खरीफ की फसल है। आपसे पूछा जाएगा धान किस शस्य ऋतु की फसल है, तो आपका जवाब होगा खरीफ। और भारत की मुख्य खाद्य फसल यदि आपसे पूछी जाती है, भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है, भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है, तो आपका जवाब होगा धान, धान या चावल। ठीक है, भारत के अधिकांश लोग अपने खाद्यान्न के रूप में धान या चावल का प्रयोग करते हैं। और अगर हम ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करेंगे, अगर हम प्राचीनतम भारत के ऐसे स्थलों की बात करेंगे जहां पर बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो संत कबीर नगर में एक स्थान है लहुरा देव। लहुरा देव, लहुरा देव का जो नाम का स्थान है वह कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश का जनपद है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चावल के ऐतिहासिक साक्ष्य मिले, याद रखिएगा। चावल की जो प्रमाणिकता है, प्राचीन काल के जो साक्ष्य हैं, वह लहुरा देव में पाए गए। लहुरा देव संत कबीर नगर में है। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जनपद है जिसका मुख्यालय खलीलाबाद, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने करवाया था? सुभाष चंद्र बोस, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता होता है, कहां पर? तो जवाब देना है आपको वर्तमान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, यह समझौता कहां पर होता है? तो लखनऊ में होता है। कब होता है? 1916 में होता है, जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है। तो इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो 4 विकल्प यहां पर दिए हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की पहल पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। तो कांग्रेस की तरफ से किसने प्रतिभाग किया था? पहल की थी सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि बने थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और यह समझौता किसके मध्य हुआ था? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य हुआ था। और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन आया था? तो याद रखना है, मुस्लिम लीग की तरफ से पहल की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, 2 नाम आपको याद रखने हैं। अधिवेशन था कांग्रेस का वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। यह कांग्रेस का अधिवेशन बहुत ऐतिहासिक रहा है। पूर्व की परीक्षाओं में यहां से खूब प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और इस अधिवेशन की एक खास बात और है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस के जो 2 दल थे, एक दल था उदारवादी और दूसरा दल था उग्रवादी। कांग्रेस में 2 विचारधाराएं अलग हो गई थी, उग्रवादी और उदारवादी। इनके मध्य मतभेद हो गया था। कहां? तो वर्ष 1907 में एक अधिवेशन हुआ था सूरत में। सूरत कहां है? तो याद रखना है गुजरात में। गुजरात राज्य में सूरत में वर्ष 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो गया था। 2 विचारधाराएं अलग हो गई थी, उदारवादी और उग्रवादी। तो ये जो विभाजन हुआ वर्ष 1907 का, ये लखनऊ अधिवेशन में दोनों दलों के मध्य समझौता हो गया। इसे कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है, लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस का अधिवेशन है वर्ष 1916 है। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य यहाँ पर समझौता हो जाता है। उदारवादी उग्रवादी दलों में जो बंटवारा हुआ था वह भी यहाँ पर समझौते के रूप में आगे आता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया, उसकी लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर है, 302 किलोमीटर है, 511 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है। तो गंगा एक्सप्रेसवे का भी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनावरण किया गया है और इसकी कुल लंबाई है 594 किलोमीटर। 594 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे है। कहां से कहां तक है? तो याद रखिएगा, मेरठ से प्रयागराज तक, मेरठ से प्रयागराज तक यह जो है एक्सप्रेसवे विस्तारित है। और इसमें कुल जनपद कितने हैं? तो 12, ठीक है, 12 जनपद इसमें शामिल हैं। यह जो एक्सप्रेसवे है 12 जनपदों से होकर के गुजरेगा, 12 जनपदों से होकर के यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा, 12 जनपदों से होकर के गुजरेगा। कहां से कहां तक है? तो मेरठ से प्रयागराज तक है। इसकी लंबाई आपको याद रखनी 594 किलोमीटर है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया जा चुका है। इनमें से किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? नीम, पीपल, यूकेलिप्टिस और बरगद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस को पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा भी पर्यावरणविद देते हैं, क्योंकि यह जल का बहुत ज्यादा अवशोषण करता है और आसपास की भूमि की उर्वरा क्षमता भी यह कम करता है। यूकेलिप्टिस ऑस्ट्रेलिया मूल का पौधा है। यदि आपसे भविष्य में पूछा जाए कि इस पौधे का मूल स्थान कहां है, तो यह ऑस्ट्रेलिया मूल का पौधा है, ऑस्ट्रेलिया मूल का पौधा है, याद रखिएगा। और इसे पर्यावरणविद पर्यावरण के लिए खतरा मानते हैं, इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा भी दी जा चुकी है। बाकी जो 3 विकल्प यहां पर, नीम के अपने औषधि गुण हैं, पीपल भी अपने औषधि गुणों के साथ बहुत महत्वपूर्ण पौधा है, और बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, याद रखिएगा, बरगद जो है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। मेघालय के पठार को गारो, खासी और जैंतिया में विभाजित किया गया, इसका आधार क्या है? एक विभाजन इसका गारो के आधार पर है, खासी और जैंतिया के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। तो इसका मूल कारण क्या है? वनस्पतियां हैं, वर्षा की मात्रा है, विभिन्न स्थलाकृतियां हैं या जनजातियां हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जनजातियां। यहां पर 3 जनजातियां भी निवास करती हैं, गारो, खासी, जैंतिया, और 3 पहाड़ियां भी हैं, गारो, खासी और जैंतिया। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है, जहां की राजधानी यदि आपसे पूछी जाती है तो मेघालय की राजधानी होगी शिलांग। याद रखिएगा, मेघालय की राजधानी शिलांग है और यहाँ पर गारो, खासी और जैंतिया नाम की 3 पहाड़ियां भी हैं और यहाँ पर 3 जनजातियां भी निवास करती हैं। इसी के आधार पर यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। और मेघालय में एक स्थान था चेरापूंजी, ठीक है, चेरापूंजी, और वर्तमान में कौन सा स्थान है? मेघालय में ही मासिन राम, मासिन राम। यहां पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, यह विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, याद रखिएगा, मेघालय, चेरापूंजी और मासिन राम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। मां का दूध नवजात को संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु उसमें नहीं पाया जाता है। हमारी टीम का प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न आपसे मैं ऐसे जरूर पूछे जिनका उत्तर आपको नहीं में देना होता है, क्योंकि परीक्षा में यदि नहीं वाला प्रश्न से पूछा जाता है तो वहां पर गलती की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसी दशा में हमें ऐसे प्रश्न को 2 बार कम से कम पढ़ना है और नहीं को हमें अंडरलाइन कर देना है। मां का दूध नवजात को संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु उसमें नहीं पाया जाता है। 4 विकल्प आपके सामने, लौह तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। तो मां के दूध में लौह तत्व का अभाव है, माफ कीजिएगा, मां के दूध में लौह तत्व नहीं पाया जाता, बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम इनकी भरपूर मात्रा मां के दूध में पाई जाती है। मां के दूध में और क्या क्या पाया जाता है? तो मिनरल्स, पहली बात तो खनिज पाए जाएंगे, ठीक है, खनिज पाए जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें प्रचुर मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होगा प्रचुर मात्रा में, वसा की मात्रा उसमें ठीक ठाक होगी, वसा भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, और एंटीबॉडी, उसमें एंटीबॉडी भी पाई जाती है। एंटीबॉडी क्या करती है कि नवजात को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, उसका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज्यादा मजबूत होता है। और जब बच्चे का जन्म होता है तो जो नवजात को दूध पिलाया जाता है मां का, उसको कहा जाता है कोलोस्ट्रम। याद करिएगा, उसको पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है, कोलोस्ट्रम। तो इसमें लौह तत्व तो नहीं पाया जाता, बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सहित तमाम खनिज भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, वसा भी, और एंटीबॉडी से बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत होती है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होती है। तो इसको संपूर्ण आहार की संज्ञा भी दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से एक जड़ का उदाहरण नहीं है।
आज की श्रृंखला का हमारा दूसरा प्रश्न, जिसका उत्तर आपको नहीं में देना है, आलू, गाजर, मूली और सलजम। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए। तो आए एक विकल्प इसमें ऐसा है जो जड़ का उदाहरण नहीं, बाकी 3 विकल्प जो है वह जड़ है। गाजर, मूली, सलजम जड़ है। आलू क्या है? तो आलू तना है, याद रखिएगा, आलू तना का उदाहरण है, ना कि जड़ का। जो हमारे 3 विकल्प बचे, गाजर, मूली और सलजम, ये जड़ के उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? प्लैंकटन, नेक्स्ट, बेंथस और नेक्टर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, उनको बेंथस कहा जाता है। जो जीव सागर की तली में जो जीव और प्राणी या पादप पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको बेंथस नाम दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है? अगला यह जो प्रश्न है नहीं वाला है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है और प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है? शांत घाटी अभ्यारण्य केरलम, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, जल्दापारा तमिलनाडु और जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात। 4 विकल्पों में आपको बताना है कि किसका सही सुमेलन नहीं है। तो इस प्रश्न का विकल्प सी जो है वह सही उत्तर माना जाएगा। जल्दापारा जो है वह तमिलनाडु में नहीं है, जल्दापारा अभ्यारण्य, ठीक है। जल्दापारा अभ्यारण्य कहां है? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल राज्य में है, ना कि तमिलनाडु में। अब हम बचे वाले विकल्पों पर बात करते हैं। शांत घाटी अभ्यारण्य या साइलेंट वैली जो अभ्यारण्य है वो कहां पर है? तो केरलम में है, जिसका पूर्व नाम हम लोग केरल करके जानते थे। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना वर्ष 1957 ईस्वी में होती है और यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में है। यह आपसे पूछ याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जनपद कौन सा रहेगा? चंदौली, ठीक है। उत्तर प्रदेश का यह सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है, 1957 में स्थापित है और चंदौली जनपद में, भी आपको नोट कर लेना है। जंगली गधा अभ्यारण्य कहां है? यह गुजरात में है, कच्छ में, ठीक है, गुजरात में कच्छ में है, याद रखिएगा। और बहुत प्रसिद्ध यहाँ पर कच्छ का उत्सव भी लगता है, रण उत्सव भी मनाया जाता है। तो गुजरात का जो कच्छ जिला है वहां पर यह स्थित है, जंगली गधा अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, तेरे मेरे सपने पहल किस मंत्रालय ने प्रारंभ की है? तेरे मेरे सपने पहल किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है? 4 विकल्प यहां पर, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा तेरे मेरे पहल को शुरू किया गया। तेरे मेरे सपने पहल को शुरू किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग। विवाह पूर्व, ठीक है, विवाह पूर्व महिला और पुरुषों की काउंसलिंग करना, उनको आगे की समस्याओं से अवगत कराना, उनको सामाजिक रूप से सशक्त बनाना, उनका आत्मबल मजबूत करने के लिए यह जो है जो पहल है तेरे मेरे सपने पहल शुरू की गई है। विवाह पूर्व मानसिक स्थिति के बारे में वहां पर आपको बताया जाएगा और महिला आयोग के द्वारा यह पहल बहुत सराहनीय, इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। तो तेरे मेरे सपने पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो महिला आयोग। विवाह पूर्व लोगों को जो सामाजिक दायित्व उनके निर्वहन के बारे में जानकारी देना, इससे क्या होगा? इससे घरेलू हिंसा पे कमी आएगी और तलाक जैसी समस्याओं पर भी लगाम लगाने का प्रयास महिला आयोग ने किया हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वह एक गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वह एक गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका वर्णन भारत के संविधान में कहीं पर नहीं किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी, वर्ष 1992 में हुई थी। इसकी प्रथम अध्यक्षा कौन थी? याद रखिएगा, इसकी प्रथम अध्यक्षा, ठीक है। तो पहली अध्यक्ष इसकी कौन थी? तो इसकी पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, ठीक है, पटनायक थी। और इसकी वर्तमान में अध्यक्षा कौन है? वर्तमान में इसकी अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन है? तो उनका नाम है विजया किशोर रहाटकर, ठीक है, विजया किशोर रहाटकर, ये इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। गैर संवैधानिक संस्था है, 1992 में इसकी स्थापना हुई है और सामाजिक दायित्वों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में समरसता का भाव लाने के लिए महिला आयोग ने तेरे मेरे सपने पहल को शुरू किया, जो कि बहुत ही सराहनीय है।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिन आंग ह्वाइंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? 4 विकल्प यहां पर है, म्यांमार, नेपाल, भूटान और मलेशिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है म्यांमार। म्यांमार भारत का पड़ोसी राज्य है और पूर्व के प्रश्न में हम आपको इसके बारे में बता भी चुके हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में आरोग्य वन पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? आयुष मंत्रालय के द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, पतंजलि योगपीठ संस्थान के द्वारा या गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। तो जो राजमार्ग हैं उनके किनारे पर औषधीय महत्व के पौधों को लगाया जाएगा। औषधीय महत्व के पौधों को लगाया जाएगा और उनका लाभ लिया जाएगा। तो इस पहल का नाम रखा गया है आरोग्य वन पहल। 4 विकल्प दिए थे, सही जवाब है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 4 विकल्प यहां पर हैं, 29 अप्रैल को, 7 मई को, 1 मई को और 21 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि जो विश्व एथलेटिक्स दिवस है वह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 मई को। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। और बचे वाले विकल्पों पर अगर हम चर्चा करें तो पहला विकल्प यहां पर दिया है 29 मई। 29 मई को मनाया जाता है विश्व नृत्य दिवस, ठीक है, विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को। आगे यहां पर दिया हुआ है 1 मई। 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस। श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस, ठीक है, विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। अगला विकल्प हमारा जो अंतिम है यहां पर 21 अप्रैल को मनाया जाता है, भारत में मनाया जाता है लोक सेवा दिवस, ठीक है, लोक सेवा दिवस, सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 4 विकल्प यहां पर दिए गए थे, प्रश्न के हिसाब से सही विकल्प था हमारा बी, दूसरा वाला विकल्प। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है, 29 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है, 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? 4 विकल्प यहां पर है, अमेरिका, जापान, चीन और भारत। वैश्विक स्तर पर ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा धन का प्रेषण प्राप्त करता है, अर्थात उस देश के नागरिक अन्य देशों में जा करके अपने देश में, अपने मूल देश में पैसा भेजते हैं। तो इससे वहां की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है और वहां पर नए नए रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। याद रखिएगा। तो 4 विकल्प यहां पर दिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारत। भारत जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बना हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने, चर्चा में रही रितिका श्री क्या है? पंजाब नेशनल बैंक की प्रथम महिला ब्रांड एम्बेसडर है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर है, पहली महिला लोको पायलट है या प्रमुख समाज सेविका है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि जो चर्चा में रही रितिका श्री क्या है, तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर है। यह भूतपूर्व उपलब्धि है कि भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर अंपायर कौन है, तो रितिका श्री है। याद रखिएगा। पहली महिला लोको पायलट कौन है, तो सुरेखा यादव, नाम लिख लीजिएगा, सुरेखा यादव नाम की जो महिला है वो भारत की पहली महिला लोको पायलट रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रिक्स विदेश मंत्री सम्मेलन 2026 के मेजबान, ब्रिक्स विदेश मंत्री सम्मेलन 2026 का, ठीक है, 26 का मेजबान देश कौन है? ये प्रश्न है मूलतः यहाँ पर, 26 का मेजबान देश कौन है? तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, रूस, ब्राजील, भारत और चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। याद रखिएगा, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और भारत की राजधानी नई दिल्ली में 14 व 15 मई, याद रखिएगा, 14 मई और 15 मई, ठीक है, 14 मई और 15 मई 2026 को यह सम्मेलन आयोजित हुआ है। कहां आयोजित हुआ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में यह सम्मेलन आयोजित हुआ है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया गया दिल्ली में कहां, तो आपको याद रखना है भारत मंडपम, ठीक है, भारत मंडपम में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका मेजबान देश जो भारत है और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी के द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत का 99वां
रामसर स्थल घोषित किया गया है वह स्थित है, कहां पर है? जो भारत का वर्तमान समय के हिसाब से सबसे नवीनतम रामसर स्थल है वह कहां पर है? 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, उड़ीसा में। 4 विकल्पों में इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, उत्तर प्रदेश में जो भारत का सबसे नवीनतम रामसर स्थल है वह स्थित है। कहां पर है? तो शेखा झील है, ठीक है। स्थल का नाम है शेखा झील, शेखा झील भी कहा जाता है इसे, और शेखा पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है, पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। यह एक बर्ड सेंचुरी भी है। जिला कौन सा है? तो जिला है अलीगढ़, ठीक है। जनपद आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे अलीगढ़, और प्रदेश आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। शेखा झील या शेखा पक्षी अभ्यारण्य जो है वो भारत का नवीनतम रामसर स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम बात करेंगे रामसर संधि की। वर्ष 1971 में, ठीक है, याद रखिएगा, वर्ष 1971 में ईरान जो कि बहुत चर्चा में इस समय है, ईरान का एक शहर है रामसर। कहां पर है यह? तो यह शहर जो है वह कैस्पियन सागर के तट पर है, कैस्पियन सागर के तट पर है, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है रामसर शहर। यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के आर्द्र भूमि वाले जो स्थल हैं उनको बचाने को लेकर के, उनको संरक्षित करने को लेकर के एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन होता है, और यह सम्मेलन जो आयोजित होता है वर्ष 1971 में 2 फरवरी की तिथि को, याद रखिएगा, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक वैश्विक स्तर का सम्मेलन होता है पर्यावरणीय दृष्टि से, जो नवीनतम या आगे भविष्य में जो ऐसे स्थल हैं जो पर्यावरणीय महत्व रखते हैं और वेटलैंड कहे जाते हैं या नम भूमि आर्द्र भूमि की श्रेणी में आते हैं, तो उनको संरक्षित करने को लेकर के एक बहुत बड़ा वैश्विक सम्मेलन होता है। डेट आपको याद रखनी 2 फरवरी, वर्ष आपको याद रखना है 1971, कंट्री का नाम याद रखना ईरान, शहर का नाम याद रखना है रामसर, इसी के नाम पर इस संधि का नाम रामसर संधि पड़ा, और कैस्पियन सागर के तट पर यह शहर स्थित है। याद रखिएगा इस संधि में भारत कब शामिल हुआ? तो 1 फरवरी 1982 ईस्वी को भारत इसमें शामिल हुआ, ठीक है। भारत ने इसको हस्ताक्षरित किया और इसकी पूर्णकालिक सदस्यता भारत ने ले रखी 1 फरवरी 1982 से। अब 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व नम भूमि दिवस, विश्व नम भूमि संरक्षण दिवस, ठीक है, या विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस आपसे पूछा जाएगा कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे भारत में जो रामसर स्थल है उनकी मौजूदा स्थिति क्या है। संख्या आपसे पूछी जाएगी तो आप 99 बताएंगे। सबसे नवीनतम आपसे पूछा जाएगा, जैसा कि मैं इसे पूर्व में बोल भी चुका हूं, शेखा झील या शेखा पक्षी अभ्यारण्य, जिला अलीगढ़, राज्य उत्तर प्रदेश, कुल संख्या 99 है। अब हम बात करेंगे जो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, सबसे बड़ा स्थल कहां पर है? तो यह सुंदरवन है, ठीक है, सुंदरवन कहां है यह? तो पश्चिम बंगाल राज्य में है, ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाएगा, सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। तो यहां पर आप ये जान गए कि भारत में कितने रामसर स्थल है, 99 इस समय। नवीनतम के बारे में बात हो गई। सबसे बड़ा स्थल आपसे पूछा जाएगा सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में, सबसे छोटा पूछा जाएगा रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट माध्यम से जरूर बताइएगा। आपके सुझावों पर हमारी